आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कुछ और समझ रहे थे ना, कुछ और बोलेंगे। नो, झांकी देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। प्रॉब्लम देख के समझ में आ गया होगा ये टू बॉडी ऑसिलेशन की बात हो रही है। बट हम लोग की आदत है, मेरी आदत है, हम लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, हम हर प्रॉब्लम से सीखते हैं। प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो रही है, जो कुछ उसके अंदर हो सकता है उसका पूरा डिसेक्शन होगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो वो निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड निकालेंगे, उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस निकालेंगे और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। राइट, फिर ऐसी प्रॉब्लम हम लोग एक और सॉल्व करेंगे कि जिसमें एक ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया जाए तो मोशन कैसा हो रहा होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है और दो ब्लॉक्स हैं, एक स्प्रिंग है। कोई फ्रिक्शन ना होने की वजह से डिसिपेटिव मतलब जो एनर्जी का लॉस है वो नहीं होगा, कोई डिसिपेटिव फोर्स यहां पर नहीं है। ब्लॉक बड़े बड़े बनाए तुम्हारे ट्रैक्शन के लिए, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सॉल्व करते हैं तो ये मान करके सॉल्व करते हैं कि उसका साइज जीरो, मतलब हमें इनको क्या मानना है, पॉइंट मासेस मानने हैं। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि अगर इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो ये ब्लॉक कौन सा मोशन कर। मैं नहीं कह सकता हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्यों? अभी तक हम लोगों ने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था उसमें एक स्प्रिंग थी, एक साइड पर ब्लॉक था और दूसरी साइड पर स्प्रिंग फिक्स थी। अब की बार इन दोनों को चलना, तो पहली बात तो हमें ये प्रूव करना है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन निकल आता है तो फिर हमें पता करना है कि इन दोनों ब्लॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है। इज दैट ओके? राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो दोनों एक साथ ही चलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इलोंगेट करके कंप्रेस करके छोड़ देते हैं। तो अगर इसको इलोंगेट करके कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने इसको इलोंगेट कर दिया, इस ब्लॉक को यहां पर पहुंचा दिया। मैंने बोला है कि ब्लॉक्स को हमें कैसे ट्रीट करना है, ब्लॉक्स को हमें पॉइंट मासेस की तरह ट्रीट करना है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है तो बता दो, कमेंट में लिख के बता दो। ओके, पहले इसकी नेचुरल लेंथ थी L और अब हम लोगों ने इसकी लेंथ को कर दिया L प्लस क्या मान ले, बताओ? मान लेते इसको कुछ L0, स्मॉल L, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन है वो मानो। और क्वेश्चन जो पूछेगा उसका जो मन होगा वो बना के देगा कि मैंने इसको इतना इलोंगेट करके छोड़ दिया। जिस समय हम लोगों ने इलोंगेट किया था तो हम लोगों ने इसको ऐसे खींचा होगा और तब छोड़ा होगा, तो उस समय ये कैसा रहा होगा, रेस्ट पर, और ये भी कैसा रहा होगा, रेस्ट पर रहा होगा। यार रेस्ट समझ में आ रहा है कैसे लिखे? चलो सही लिख देते हैं यार, वो आदत है ना पढ़ाते पढ़ाते जल्दी में लिखने की। तो इसको हटा देते हैं और अच्छा सा रेस्ट लिख देते हैं। दिस इज रेस्ट एंड दिस इज रेस्ट। ओके, यहां से हमें रिलीज करना है। तो एक बात तो बिल्कुल तय कर लेना कि जब हमने इसको रिलीज किया था तो ये ब्लॉक भी रेस्ट पर था और ये ब्लॉक भी रेस्ट पर था। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर था। हो सकता है जरूरत ना पड़े, राइट? सेंटर ऑफ मास चलता है तो प्रॉब्लम फिर अलग तरीके से सॉल्व करनी पड़ती है, उसके फ्रेम में जाना पड़ता है, तब हमें एसएचएम दिखता है। ऐसा नहीं कि एसएचएम हर जगह एसएचएम दिखेगा। अगर एसएचएम देखना है तो फिर किसी और फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले मान लिया कि हमने ऐसे रिलीज करके दोनों को रेस्ट से छोड़ दिया। ओके, अब क्या करते हैं, जब इसको हम लोगों ने रिलीज कर दिया है तो यार स्प्रिंग तो खिंच चुकी होगी। पहले तो ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा होगा, व्हाट आर द विजुअल्स। तो यार हम लोग सोचेंगे कि स्प्रिंग तो खिंच चुकी, स्प्रिंग खिंच चुकी है तो खींच भी रही होगी। स्प्रिंग को खींचोगे तो खींचेगी, दबाओगे तो वो भी दबाएगी, राइट? वो चाहती है कि वो अपनी नेचुरल लेंथ पर रहे और उसको डिस्टर्ब ना करो। इलास्टिक नेचर यही होता है कि कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहती। तो ये बात क्लियर हो गई कि स्प्रिंग अगर खिंच चुकी है तो स्प्रिंग इन दोनों भाई साहब को भी खींच रही होगी, एक ये भाई साहब और एक ये वाले भाई साहब है तो रेस्ट पर। तो ये दोनों चलना शुरू करेंगे, ये दोनों चलना शुरू करेंगे और ये दोनों चलना शुरू करेंगे तो स्पीड गेन करेंगे। स्पीड गेन करेंगे, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को अचीव करेगी।
जैसे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को अचीव, पहले समझ रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा होगा, बाद में निकालेंगे क्या फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। तो जैसे ही अपनी नेचुरल लेंथ पर पहुंचेंगे, पहले हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। और फिजिक्स में देखना और जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि तभी पता चलता है कि क्या हमें करना है। हमें पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है और करना शुरू कर देते, वही सारी फिजिक्स बंडल हो जाती है। तो जब तक ये नेचुरल लेंथ तक पहुंचेंगे, राइट, तब तक इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, एक इसके पास आ चुकी होगी। इसका मास था m1 और इसका मास था m2। स्प्रिंग तो रिलैक्स हो गई। स्प्रिंग अगर रिलैक्स हो गई तो वो तो नहीं चाहती कि अभी दोनों चले, ना वो कोई फोर्स लगेगी। लेकिन ये दो भाई साहब तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुके हैं, और ये दो भाई साहब अगर काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुके हैं तो ये तो अभी और चलेंगे, और चलेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग फिर फोर्स लगाना शुरू कर देगी, क्योंकि पहले खींचा था तो उससे उड़ना चाहती थी, और अब इन दोनों ने मिलकर इसको कंप्रेस कर दिया है, तो अब ये खुलना चाहती। तो अब स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लगा दिया होगा और इस ब्लॉक पर ऐसे फोर्स लगा दिया होगा। फोर्सेस दोनों बराबर रहेंगे। ओके, स्प्रिंग का फोर्स अगर kx होगा, इधर भी kx लगेगा और इधर भी kx लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनमें आ गया होगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आएगा तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि इसकी वेलोसिटी घट करके 0 और इसकी भी घट करके 0, लेकिन उस समय तक स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो फिर से खुलना शुरू करेगी। एक बात समझ में आ गई, बोथ द ब्लॉक्स आर इन ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये ब्लॉक टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहे हैं, और ये ब्लॉक अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं तो दिस मोशन इज ऑसिलेटरी, बट स्टिल इट इज नॉट क्लियर whether the motion is simple harmonic motion or not। तो आप ये प्रूव करते हैं कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और अगर ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन निकल आया तो फिर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, राइट। रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट भी आएगा तो उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन है बट सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी तक हम लोगों ने प्रूव नहीं किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालने के मैंने तरीके बताए थे लेक्चर नंबर 2 में। क्या क्या स्टेप्स थे, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दूसरा क्या था, डिस्प्लेस द पार्टिकल थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तीसरा क्या था, ऑब्जर्व एट एनी मोमेंट, अगला क्या था, फाइंड द फोर्स, एंड इफ फोर्स कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स देन सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहाँ एक तो है नहीं, दो भाई साहब चल रहे हैं, तो दोनों के सचम की बात करनी पड़ेगी, राइट, कि ये सचम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये भी सचम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब लगने वाला फोर्स 0, क्लियर। तो लगने वाला फोर्स लगने वाला था कौन, स्प्रिंग का। तो जब नेचुरल लेंथ होगी उसी समय दोनों ब्लॉक पर फोर्स 0 होगा। तो जिस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी उस समय जो भी पोजीशन होगी दैट पोजीशन विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। That position will be called equilibrium position, right? चलो देखते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, एक ब्लॉक हम लोगों ने यहां पर रखा था। छोटे छोटे ब्लॉक बना देते हैं, वैसे भी हम लोगों को मानना ही क्या था, हमें तो मानना था कि ये दोनों पॉइंट मास है। तो इस समय जो लेंथ थी वो L थी, ऐसे करके, इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी, राइट। और इस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। गॉट इट। दोनों अलग अलग चल रहे हैं, दोनों की पोजीशंस इक्विलिब्रियम की तो अलग अलग ही आ रही होंगी ना। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस होंगी, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन हम लोग एक बात और भी बोल सकते हैं कि हमने तो ऐसे रिलीज करके छोड़ा था। तो जिस समय छोड़ा था हमने बोला था कि उसके बीच में कोई ऐसा इंटरवल लेना है, किसी इंटरवल में एक टाइम लेना है कि जब मैं दोनों को ऑब्जर्व करना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब ये मूव कर रहे थे किसी जनरल मोमेंट पर, तब हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। एक ब्लॉक यहां पर था और एक ब्लॉक कुछ यहां पर रहेगा। तो हम लोगों ने इस समय ऑब्जर्व किया। अब इस समय ऑब्जर्व किया तो ये ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x1 दूर था और ये वाला ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x2 दूर था।
इज दैट ओके? तो स्प्रिंग की लेंथ थी L और अब कितनी हो चुकी होगी? L प्लस x1 प्लस x2। स्प्रिंग x1 इधर खींची और x2 इधर खींची, तो स्प्रिंग की टोटल लेंथ कितनी हो गई होगी? L प्लस x1 प्लस x2 और x, या ऐसे लिख देते हैं हम लोग L प्लस x। स्प्रिंग कितने से खिंच गई? सारी बातों को ध्यान से सुनना। स्प्रिंग कितने से खिंच गई? x से खिंच गई, और x की वैल्यू किसके इक्वल है? x की वैल्यू x1 प्लस x2 के इक्वल है। तो मैं तुमसे पूछता कि ठीक है, ये ब्लॉक इस समय मोशन में होंगे, तो इस ब्लॉक पर स्प्रिंग, इन दोनों ब्लॉक्स पर स्प्रिंग ने कितने कितने फोर्स लगाए होंगे? तो स्प्रिंग चूंकि खिंची तो एक फोर्स ऐसे लगा दिया होगा, इसको हम लोग F1 बोल देते हैं। इस ब्लॉक पर उसने एक फोर्स लगाया होगा और वो F2। तो एक बात तो क्लियर कर सकते हैं कि F1 F2 दोनों कैसे होंगे? वो तो बराबर होंगे। F1 F2 बराबर होंगे। क्यों? स्प्रिंग अगर x से खिंची है तो इधर भी kx लगाया होगा, इधर भी kx, तो इसको हम लोग लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू kx, राइट? अब आते इस पर, इस वाले ब्लॉक पर कुछ क्वेश्चन से ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन होंगे, दूर हो जाएंगे अपने आप, और जो गलत करते हो गलती भी रिमूव हो जाएगी। मैं तुमसे बोलता है कि क्या इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स F1 की वैल्यू माइनस kx के बराबर है? यस। क्यों? ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, फोर्स लग रहा था कितना? kx, और फोर्स लग रहा था इधर, क्या ये सचम है? क्या ये सच फोर्स जैसे डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर लगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी समझ में आता है क्या इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाए रखना केवल। क्या ये सचम है इस वजह से कि फोर्स F1 इक्वल टू माइनस kx है? तुम कहोगे यस, बहुत से लोग कह रहे होंगे यस, बट मैं कहूंगा नो, इट्स नॉट एन SHM ऑन बिहाफ ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों? सोचो इसके बारे में। हमने डिस्प्लेसमेंट किसका लिखा है? वो तो टोटल एलोंगेशन लिख दिया, बट जिस ब्लॉक की बात करें उसका डिस्प्लेसमेंट तो केवल x1 था, ये वाली डिस्टेंस तो केवल x1 थी ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 था। अगर ये इक्वेशन आती माइनस kx1 तो मैं बोलता कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट नाउ वी कांट से कि दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ इसको देख करके। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं भी F इक्वल टू माइनस kx लिखा होगा SHM हो गया। पहले भी तो पता करो क्या वो फोर्स उसी ब्लॉक पर लगने वाला है, फिर ये भी तो पता करो कि जो x लिखा है क्या उसी ब्लॉक का लिखा है। ठीक है, F इक्वल टू माइनस kx लिखा था, लेकिन इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो x नहीं था, x तो टोटल एलोंगेशन था ना। इसका मतलब इसके बेसिस पर तो नहीं बोल सकता हूं मैं कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वही बात मैं इस ब्लॉक के साथ कर सकता हूं कि इस ब्लॉक पर फोर्स लगा था F2 और उस फोर्स की वैल्यू वो भी माइनस kx लिख सकता हूं। वैसे माइनस लगाने का यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन x की डिफाइंड ही नहीं है। x इज द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। यार ये वाला ब्लॉक था, इस पर फोर्स F2 लग रहा था, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो x2 था ना। तो अगर ये वाला फोर्स x2 के प्रोपोर्शनल आता तो मैं बोल देता कि मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हमें पता करना है कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो पहले ये पता करो कि इसका फोर्स का x1 के साथ क्या रिलेशन है। और इस ब्लॉक के सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात करते हो तो पहले ये पता करो कि इस ब्लॉक के फोर्स का x2 से क्या रिलेशन है। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू को x1 के फॉर्म में भी निकालना पड़ेगा और x की वैल्यू को x2 के फॉर्म में भी निकालना पड़ेगा। अब आते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। अब हमें क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू को x1 के फॉर्म में और x की वैल्यू को x2 के फॉर्म में निकालना होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तब पता चलेगा कि जो ब्लॉक है उसके डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या उसका फोर्स है। तो अब ये समस्या आ गई कि x की वैल्यू x1 x2 के फॉर्म में कैसे निकाले। एक रिलेशन तो हमारे पास है, अब दूसरे के बारे में क्या सोचते हो ये बताना। एक बात ध्यान से सुनना, हम लोगों ने इस ब्लॉक को ऐसे, सिस्टम को ऐसे खींच करके और छोड़ दिया था। तो छोड़ने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स था क्या सिस्टम पर? था कि नहीं था? एक तो mg लग रहा था
और एक नॉर्मल एक्शन दोनों पर लग रहा होगा, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था क्योंकि परपेंडिकुलर भी तो और साथ में कैंसिल भी हो सकते हैं। हाँ मैं ये बोलता, ब्लॉक्स और स्प्रिंग के सिस्टम पर इसको छोड़ देने के बाद क्या कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स है? आंसर इज नो। इसका मतलब जब मैंने सिस्टम को खींच करके रिलीज कर दिया था तो सिस्टम पहले रेस्ट पर भी था, और रिलीज करने के बाद कोई फोर्स नहीं लगा, तो किसी सिस्टम पर अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर पहले चल रहा होता था तो चलता रहेगा उसी वेलोसिटी से, और रोका रहा होगा तो वो रोका ही रहेगा। तो ये तो रोका था, तभी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है कि रोक के छोड़ा हमने, चला के छोड़ते अलग प्रॉब्लम बन जाती, फिर फ्रेम बदलने पड़ते। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगा। जब मैंने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर सेंटर ऑफ मास, दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है और एक पार्टिकल x1 डिस्प्लेस होता है, दूसरा पार्टिकल x2 डिस्प्लेस होता है, तो उन दोनों में एक रिलेशन आता है क्या? m1 x1 इक्वल टू m2 x2। तो ये कितना अपनी इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस्ड है? x1, और ये कितना डिस्प्लेस्ड है? x2। तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले यहां पर था तो बाद में भी यहां पर होगा, और इसको मैंने x1 चला दिया, इसको मैंने x2 चला दिया, तो एक रिलेशन यहां से और आ जाएगा। कितना? वो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। एक रिलेशन तो ये आ गया, और एक था x1 प्लस x2 इक्वल टू x। तो अब हम लोग यहां से x की वैल्यू को x1 के फॉर्म में निकाल सकते हैं और x की वैल्यू को x2 के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से x2 की वैल्यू पहले यहां पर पुट करते हैं। तो x1 प्लस x2 यहां से कितना? m1 x1 अपॉन m2 एंड दैट इज इक्वल टू x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? इससे x1 कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा m2 प्लस m1 अपॉन m2। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो f1 में। पहले ब्लॉक की बात पहले कर रहे हैं हम लोग, तो पहले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो f1 इज इक्वल टू माइनस k, और x की वैल्यू को x1 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m2। इज दैट ओके? अब यार एक कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इस ब्लॉक पर फोर्स लगा था राइट साइड पर, और इस ब्लॉक का इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किधर था? लेफ्ट साइड पर। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो ये माइनस साइन तो जस्टिफाइड है। दूसरी बात, इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स इसी के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये वाला ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और अगर करेगा तो हम लोग कंपेयर कर देते। लास्ट स्टेप क्या था? कंपेयर विद एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं m1 इंटू e1 एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू माइनस k m1 प्लस m2 अपॉन m2 इंटू x। और इस m1 को ले जाते हैं नीचे, इस m1 को अगर नीचे ले जाते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस k इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू ये x1 था, x1। और इसको कंपेयर कर देते हैं e1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू। ये 1 क्यों लिखा है? क्योंकि दो ब्लॉक्स हैं, दो मोशन कर रहा है, दोनों का ऐसा हमें चेक करना है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई। कितना? ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट k इंटू दिस। इसको नीचे ले जाएंगे तो ऐसे लिखा जाता है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं रिड्यूस मास। अब यही बताऊंगा इसको रिड्यूस मास क्यों बोलते हैं। रिड्यूस का मतलब जो छोटा हो चुका हो, तो रिड्यूस, तो इसको रिड्यूस इसलिए बोलते हैं। चाहो तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो एपीजीपी लगा कर सकते हो कि दिस मास इज लेस देन m1 एंड दिस मास इज आल्सो लेस देन m2। ऐसी क्वांटिटी m1 से भी छोटी होती है, m2 से बोलते हैं रिड्यूस। और रिड्यूस क्यों बोला गया? क्या फर्क पड़ा इससे? क्योंकि मास अगर रिड्यूस हो जाएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। वो ब्लॉक जो स्प्रिंग से जुड़ा था और स्प्रिंग एक साइड पर फिक्स थी, उसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी आती
वो कम आती है और इसमें ज्यादा। तो फ्री ऑसिलेशन में ब्लॉक की सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि मास थोड़ा सा कम हो गया है। तो रिड्यूस मास का मतलब है कि ये वाली वैल्यू m1 से भी छोटी और m2 से। प्रूव करके बताऊंगा कैसे ऐसा होता है, राइट। अब बात करते हैं दूसरे वाले ब्लॉक की। तो जब दूसरे वाले ब्लॉक की बात करोगे तो बिल्कुल वैसे रिजल्ट आएगा। अगर सॉल्व करोगे तो हम लोग जब x1 निकाल रहे थे तो यहां पर आया था x की वैल्यू x1 m1 प्लस m2 अपॉन m1, तो x2 निकालोगे तो सिमेट्री से क्या आएगा, x की वैल्यू x2 के फॉर्म में निकालोगे तो आएगा x2 m1 प्लस m2 अपॉन m1। तो हम लोग दूसरे वाले जो इक्वेशन थी फोर्स की उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाले में। F2 इक्वल टू, मतलब इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक की बात करेंगे तो फोर्स कितना था F2 इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू कितनी थी K इंटू एक्स, और x की वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1। सिमेट्री से बोल सकते हैं, सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। F2 को क्या बोल सकते हैं, अब ध्यान से देखना, फोर्स किधर था लेफ्ट साइड पर और डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम से किधर था राइट साइड पर। इसका मतलब दोनों अपोजिट हैं, तो यहां पर एक माइनस लगा दें। इसका मतलब निकला कि दिस मोशन इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे भी प्रूव करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ पहला ऑसिलेट करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरा भी ऑसिलेट करेगा, ठीक। F2 को लिख देते हैं m2 इंटू A2, तो A2 की जो वैल्यू आ गई वो माइनस के m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू x2, और कंपेयर कर देंगे तो ये लिखा होगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई रूट ऑफ k m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ k अपॉन m रिड्यूस्ड, और m रिड्यूस्ड की वैल्यू कितनी है, m रिड्यूस को मैंने माना है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज कैसी आ गई, सेम आ गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फ्री ऑसिलेशन है, टू बॉडी ऑसिलेशन है, मतलब एक स्प्रिंग है, एक साइड पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, एक ब्लॉक दूसरी साइड पर है, ये m1 है, ये m2 है, तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी वो रूट ऑफ k अपॉन m रिड्यूस्ड, और m रिड्यूस्ड का मतलब m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। अभी बात हमें कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए थी कि एक की हमने कैलकुलेट कर ली, दूसरे की भी कैलकुलेट करो, सीधे बोलते कैसे। ध्यान से सुनना, मैंने बोला मैं प्रॉब्लम केवल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, चीजें सीख रहा हूं, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। हम लोगों ने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, दो मास लिए और पकड़ के ऐसे खींच दिया और फिर छोड़ दिया। तो जब हम लोगों ने खींच के छोड़ा था उस समय क्या ब्लॉक रेस्ट पर था, यस, और क्या ये भी रेस्ट पर था, यस, और स्प्रिंग मासलेस है। इसका मतलब जैसे मैंने सिस्टम को छोड़ा था उसके पास कोई भी लीनियर मोमेंटम नहीं था और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी नहीं था। तो हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल में पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ना हो तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये दोनों रेस्ट पर थे तो जीरो था, और जब अपनी इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे तो जितना मोमेंटम इसके पास होगा उतने इसके पास भी होगा, और इक्विलिब्रियम पर ये एक ही साथ पहुंच सकते हैं। कैसे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर इस पर भी फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पर अगर एक पर जीरो हो गया तो दूसरे पर तो अपने आप पे जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि फोर्स तो लगा रही स्प्रिंग, और स्प्रिंग तब नहीं फोर्स लगाती जब वो नेचुरल लेंथ पर हो, तो अगर इस पर नहीं लगा रही है तो इस पर भी तो नहीं लगाएगी। इसका मतलब दोनों एक साथ अपनी इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे। और जब शुरू किया था तो वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। इसका मतलब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, तो एक साथ एक्सट्रीम पर थे और एक साथ इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए। फिर अंदर जाएंगे,
तो एक रुक गया तो अंदर जाकर के दूसरे को भी रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रुक गया तो इसका मोमेंटम हो गया जीरो, टोटल मोमेंटम भी जीरो था तो इसका मोमेंटम भी जीरो होना पड़ेगा। एक साथ एक्सट्रीम, एक साथ इक्विलिब्रियम, एक साथ दूसरी एक्सट्रीम, एक साथ इक्विलिब्रियम, एक साथ उसी एक्सट्रीम पर। इसका मतलब दोनों के टाइम पीरियड सेम है, और दोनों के टाइम पीरियड सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। पहला पार्ट क्लियर हो गया, एक्सप्लेन कर दिया पहला पार्ट। ओके, अब मैं पूछता है कि जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे तो क्या क्या वेलोसिटी आएगी। बहुत से लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में अगर ऐसे कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले ट्राई करना, अगर तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है तो उसको लगाओ, एक लाइन में आंसर आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज, फिर एक इक्वेशन और बनाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन की, फिर सॉल्व करोगे। तब तक मेरे जैसा स्मार्ट आदमी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख देगा, मतलब तुम्हारे जैसा भी। स्मार्टली सोचो, अगर उसने पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये तो पता है ना कि ये सचम कर रहा है, तो इसके सचम की मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ए ओमेगा, इसके सचम की मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब इसका ओमेगा। तो ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। तो ये हो सकता है अपने आप में एक सवाल हो कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, अगर हम लोगों ने एल नॉट बढ़ा करके, मैंने बोला डिसेक्शन करूंगा पूरी प्रॉब्लम का, जो कुछ आ सकता है सब बात करते हैं, सब कुछ इक्वेशन तक निकालेंगे अभी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्स टी फंक्शन क्या आ रहा होगा, राइट। तो जहां से हम लोगों ने शुरू किया था, राइट, हम लोगों ने शुरू किया था खींच करके इसको, ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग ऐसी लग रही ना। अब यार फिगर में बहुत अच्छे बना लेता हूं लेकिन जल्दबाजी में नहीं बना पाता, छोड़ो। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर थी, नहीं पहले इलोंगेटेड थी, और फिर इसको इलोंगेटेड वाला पार्ट यहां बना देता हूं कि जब मैंने खींचा था M1 और ऐसे 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 इलोंगेटेड की तो ये M2, अब दिख रहा होगा, ये M2 था, ये M2 था और लेफ्ट में M1। अच्छा कितना एलोंगेट किया था याद है? भूल गए? याददाश्त बहुत खराब है तुम्हारी। L नॉट से एलोंगेट कुछ भी दे देगा, A नॉट दे देगा, A दे देगा। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी O1 और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी O2। यहां पर ये था रेस्ट पर और ये साइड पर अपना रेस्ट पर था, दोनों मजे से रेस्ट पर थे लेकिन रह नहीं पाएंगे, मोमेंट्री रेस्ट था चूंकि ये एक्सट्रीम हो गई रेस्ट की वजह से और ये इक्विलिब्रियम हो गई। तो ये जो डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम लोग बोल सकते A1 एंड दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ M1। इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम तक की डिस्टेंस ही तो एम्पलीट्यूड कहलाएगी, और ये इक्विलिब्रियम था, ये एक्सट्रीम था, तो ये कितना आ गया? A2 आ गया, राइट। A1 प्लस A2 हमें पता है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू L नॉट। नेचुरल लेंथ ये थी, इसको A1 बढ़ाया, इसको A2 बढ़ाया, तो टोटल बढ़ाया था L नॉट। और फिर हमें ये भी पता था क्या कि हमने तो छोड़ दिया था, रेस्ट पर करके छोड़ दिया, तो रेस्ट पर करके छोड़ दिया तो सेंटर ऑफ मास तो हिलने वाला नहीं। सेंटर ऑफ मास नहीं हिलता है, वो भी प्रॉब्लम लोगों ने बहुत सारी करी, और सेंटर ऑफ मास हिलेगा तो वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व करी थी। डायरेक्ट कैसे आंसर करते हैं, ओके। तो एक रिलेशन है और एक और मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी निकाल सकते हो। कैसे? याद है ना, M1 M2 दो मास सिस्टम था, तो सेंटर ऑफ मास की M1 से डिस्टेंस M2 इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा आएगा M1 इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन M1 प्लस M2 फॉर्मूला था, प्रूव भी किया था। तो सेंटर ऑफ मास अगर वहीं पर रहेगा तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। ओके, इसको सॉल्व करके A1 A2 निकालते हैं। तो पहले A1 निकालते हैं, तो A2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर पहले A1 निकालते हैं तो इस वाली इक्वेशन में A2 की वैल्यू पुट करते हैं, और A2 यहां से लिखेंगे क्या?
m1 a1 अपॉन m2 इज इक्वल टू L0। यहां से a1 निकाल लेते हैं कॉमन, फिर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं m1 m2 अपॉन m2, तो m2 जाएगा उधर और इसको सीधे लिख देते हैं m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L0। E1 की वैल्यू ये आ गई। बुद्धिमान लोग दोबारा नहीं निकालते, सिमेट्री से ही लिख देते, 1 को 2 लिखो, 2 को 1 लिखो, इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर E1 की वैल्यू ये आ गई और E2 निकालना है तो क्या करोगे, 1 को 2 और 2 को 1 में कन्वर्ट कर दो। तो E2 हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, यहां से E2 की जो वैल्यू आ गई वो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L0। E1 E2 आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हम लोग निकाल ही चुके थे ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आ रही थी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, और उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी कितना, रूट ऑफ k अपॉन मास रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस मास को हम लोग लिख सकते m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। चलो पहले भी बता देते रिड्यूस क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हम लोगों ने लिखा रिड्यूस मास, क्या m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। एक काम करो, ऊपर नीचे m1 से डिवाइड करो, किससे, m1 से। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। m1 m2 दोनों पॉजिटिव होते, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या ये क्वांटिटी 1 से बड़ी, यस। और किसी नंबर को अगर 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, छोटी हो जाएगी। मतलब ये पूरा नंबर m2 से छोटा है, मतलब ये मास m2 से छोटा है। अब हम लोगों ने ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया था, m1 से। अब एक काम करो, m2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर नीचे m2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा m1 अपॉन m2 प्लस 1, राइट। ये वही क्वांटिटी लिखी है, ऊपर भी m2 से डिवाइड किया और नीचे भी m2 से डिवाइड किया। क्या ये क्वांटिटी 1 से बड़ी, तो क्या ये पूरी क्वांटिटी m1 से छोटी आ जाएगी, यस। इसका मतलब ये क्वांटिटी m2 से भी छोटी, ये क्वांटिटी m1 से छोटी, इसीलिए बोल दिया गया क्या, रिड्यूस मास। हम रटने लगते हैं, राइट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अपनी असली बात पे आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसको तो उड़ा देते हैं, रीजन मिल गया। हमें बताना था m1 मास कितनी मैक्सिमम स्पीड तक जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने एम्पलीट्यूड तो निकाल ही लिए, a1 a2 दोनों निकाल लिए। अब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट, हम लोगों ने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। तो पहले ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू ए ओमेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कितना था, ये था। तो दिस इज m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L0 और इंटू ओमेगा। ओमेगा हम लोग निकाल चुके थे, क्या, अंडर रूट k अपॉन रिड्यूस मास, मतलब m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसका एक पार्ट तो कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा L0 और रूट के अंदर नीचे आ जाएगा, ये रूट था और ये फ्रेश था, तो दिस इज m1 प्लस m2। और एक m1 नीचे बचेगा और एक m2 से ऊपर पहुंच जाएगा m2, और एक के पहले लिखा था। तो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1। तो सिमिलरली हम लोग ऑसिलेट करते हुए ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी जो दूसरा ब्लॉक था वो भी निकाल सकते थे। कैसे, अगर v2 मैक्सिमम हमसे पूछा जाता तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना था a2 और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या थी ओमेगा। a2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके, कितना, तो a2 की जो वैल्यू थी वो पुट कर देते। a2 कितना था, m1 L0 अपॉन m1 प्लस m2, और ओमेगा कितना था, अंडर रूट k अपॉन रिड्यूस मास, तो m1 इंटू m2 और ऊपर आएगा m1 प्लस m2। बाकी यार सॉल्व कर लोगे तो ये दूसरे ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड पता चल गई। ओके, यहां तक पहुंच गया। क्या क्या निकाल लिए, पहले तो हम लोगों ने पूरा मोशन डिसाइड कर लिया, राइट, कैसे कैसे चल रहा है, फिर प्रूव कर लिया कि SHM है, फिर हम लोगों ने ये पता कर लिया दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, फिर हमने ये भी पता कर लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर हमने एम्पलीट्यूड पता कर लिया, फिर हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड पता कर ली। अब बचा क्या, अगर वो हमसे पूछता है
व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? तो वी कैन डायरेक्टली से जितना मैक्सिमम एलोंगेशन था उतने मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। क्यों? क्योंकि जब स्प्रिंग L0 से एलोंगेटेड थी तो ब्लॉक्स के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। तो केवल पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग के पास कितनी? हाफ के L0²। और जब ये ब्लॉक अपनी दूसरी एक्सट्रीम पर जाएंगे तो कंप्रेशन होगा, लेकिन तब भी तो रुके होंगे। इसका मतलब उस समय भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी तो वही होनी चाहिए। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वही आने का मतलब है जितने से एलोंगेटेड थी उतने से कंप्रेस होगी। तो एक बात का आंसर और आ गया, जितने से एलोंगेट करके छोड़ा था उतने मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाएगा। इज दैट ओके? अब आते हैं आगे, राइट? अब अगला क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछता, अब तुम समझ गए हो कि मैं कुछ गड़बड़ करने जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा घुसने लगा हूं फिजिक्स के अंदर। मतलब मैं तो घुसा ही था, तुम्हें उसके अंदर गोता लगवाने की कोशिश हो रही है। सिंपल करें थोड़ा डिफिकल्ट कर दें? चलो सिंपल कर देता। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सिचुएशन ये थी, ये इसका मतलब ये पहले ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड थी और ये दूसरे ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड थी। यार हम लोग एक काम करते हैं, हम एक रेफरेंस बना लेते हैं एंड दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर ओरिजिन और इसको मान लेते हैं x एक्सिस। बस तुमको एक सवाल देता हूं, एक तुम्हें हिला के रख देगा। उनको हिला के रखता है जिनको समझ में नहीं है, जिसको आता है उसको कोई सवाल हिला नहीं सकता। वो लोग सवाल हिलाते हैं, सवाल को झकझोर के रख देते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता है, जो कंसेप्चुअली नहीं पढ़ते, सवाल उनको झकझोर के रख देते हैं। तो क्या चाहते हो कि तुम सवाल को झकझोर के रख दो या सवाल तुम्हें झकझोर के रख दे? यस, यू मस्ट सीक द प्रॉब्लम। कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, जो आता है वो सिंपल, जो नहीं आता है वो डिफिकल्ट। हमने इसको रेफरेंस माना, t इक्वल टू 0 पर मैंने छोड़ा था। नाउ यू हैव टू राइट इक्वेशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर बोथ द ब्लॉक्स। तुम्हें दोनों ब्लॉक के इसी से एक छोटा सा प्रॉब्लम नीट में पूछा गया था, रेफरेंस फ्रेम बदल दिया। एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, बट उसने कहीं और रेफरेंस माना तो लिख दिया था कि हाँ यार ये इक्वेशन बताओ सचम की क्या है। तो कुछ ऐसी चीजें थी वहां पर भी। एक लाइन का क्वेश्चन था, दोनों ब्लॉक के सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमें इक्वेशन लिखनी है। लिख सकते हो। सबसे पहले आते फर्स्ट ब्लॉक पर, हमें उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखनी है। वो तो x इक्वल टू 0 के इधर उधर ऑसिलेट करता है। मतलब हमारा मेजरमेंट जहां से वहीं उसकी इक्विलिब्रियम है। इसकी तो कोई समस्या नहीं थी, मतलब इसको तो हम लिख सकते हैं समथिंग a cos एंड सो ऑन। लेकिन स्टार्ट कहां से कर रहा था? यहां से, अपनी लेफ्ट एक्सट्रीम से। और जब मोशन अपनी लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो फेज कितना होता है? 270 या -a cos बोल सकते हो। तो फेज वाला पार्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा एसएम के अगले लेक्चर में, तो बोल सकता हूँ लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो माइनस कॉस लिखते हैं। तो माइनस एम्पलीट्यूड कितना था A1 निकाल चुके हैं, लिख देंगे पूरा, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा इनटू टी। ऐसे लिख सकते हो A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 270। इनिशियल फेज का कॉन्सेप्ट जो हम फर्दर लेक्चर्स में सीखने वाले हैं, मिल जाएंगे। पता नहीं तुम वीडियो कब देख रहे हो सकता है पहले पढ़ चुका हो। जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूं उस डेट को ये कह रहा हूं कि मैं फेज वाले अभी प्रॉब्लम डालने वाला हूं, फेज का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। ओके, ये इक्वेशन आ गई पहले ब्लॉक की। ओमेगा हम लोग निकाल चुके √k अपॉन m रिड्यूस्ड, मतलब √k m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2। और A1 भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं एम्पलीट्यूड, राइट। कुछ एक्सप्रेशन आया था कुछ L0 में भी, ठीक। अब बात आती है इसकी इक्वेशन लिखो। तो इसकी इक्विलिब्रियम तो यहां पर है ना, इसकी इक्विलिब्रियम अगर यहां पर है तो कितनी दूर है? इक्विलिब्रियम तब होगी जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू L पर ये इक्विलिब्रियम है।
x इक्वल टू एल पर ये इक्विलिब्रियम है, ओके। और ये मोशन स्टार्ट हो रहा था अपनी राइट एक्सट्रीम से, मतलब t इक्वल टू 0 पर वो अपनी राइट एक्सट्रीम पर था। तो जब राइट एक्सट्रीम पर होता है तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं प्लस एम्पलीट्यूड a2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी। इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो, राइट में जा रहा हो तो साइन ओमेगा टी, राइट एक्सट्रीम पर हो तो कॉस, लेफ्ट एक्सट्रीम पर हो तो माइनस कॉस लिखते हैं, और इक्विलिब्रियम पर हो पीछे जा रहा हो तो माइनस साइन। रटने के लिए बोल रहा हूं, रट सकते हो। ये बात मैंने पिछले लेक्चर बता दी सर्कुलर मोशन को जब मैंने कनेक्ट किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन से। लेकिन यार ये प्रॉब्लम है, ये मेजरमेंट तो यहां से होता है। तो एक बंदा जो यहां खड़ा था वो बोलता है कि ये मोशन है, मैं उससे, एक बंदा यहां पर है इस जगह पर, मैं यहां खड़ा हूं, मैं उससे पूछता भाई यार तुम मुझसे 10 मीटर की दूरी पर हो और तुमसे वो पार्टिकल कितनी दूरी पर, कहता मुझसे 2 मीटर की दूरी पर है, तो मुझसे कितना हुआ 10 प्लस 2, उससे 2 है ना, और मुझसे वो खुद कितना था आदमी 10 पर, उससे 2 मीटर उधर है और वो मुझसे 10 मीटर है, इसका मतलब 10 प्लस 2। तो यार सिंपल सी बात है, रेफरेंस ही बदल गया, रेफरेंस यहां से मेजर करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां हो रहा है। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यस। और एम्पलीट्यूड कितना है a2, तो ये l क्यों आ गया है? क्योंकि मेजरमेंट की पोजीशन बदल गई। अब यार सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड 10 के इक्वल है और पार्टिकल यहां पर था और तुमने इक्वेशन को लिख दिया 10 sin ओमेगा टी। यार मैं यहां मेजर कर रहा हूं तो मैं तुमसे पूछूंगा, मुझसे भी पूछे कितनी दूर पार्टिकल है, तो मैं बोलूंगा यार ये डिस्टेंस जो भी है इसमें ऐड कर दो। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन किसके लिए आ गई? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ गई दूसरे ब्लॉक के लिए। गॉट इट? तो टू बॉडी ऑसिलेशन समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे बोलेगा वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी भी तो होती है, वाइब्रेशन की भी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ोगे तो पार्टिकल सू ऐसे जाता है, सू ऐसे जाता है, सू ऐसे जाता है, तो ये तो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ऐसे घूमता भी है और ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट भी करता है। हम जैसे इस कमरे में खड़े तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, तो सारे पार्टिकल। वाइब्रेशन इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ड्यू टू वाइब्रेशन एवरी बॉडी एमिट्स रेडिएशन। तभी तो लिखते हो कि किसी बॉडी ने एक फोटोन एमिट कर दी, ऐसे न्यू का, तो समझ में नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आता न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी है? अरे यार वो वाइब्रेट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी, तो जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है वो क्या करता है? नेचुरल रूल है कि अपनी एनर्जी को ऐसे रेडिएशन के फॉर्म में देता। मैं भी दे रहा हूं, आजकल थर्मोमीटर चल रहे हैं इंफ्रारेड वाला, ऐसे बंदूक की तरह लगातार बोलता है टेम्परेचर इतना, कैसे नापता है? हमारे पास टेम्परेचर, हमारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम क्या एमिट कर रहे हैं? इंफ्रारेड एमिट कर रहे हैं, और उस इंफ्रारेड की इंटेंसिटी से पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। तो वही थर्मोमीटर आजकल यूज हो रहा है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। जंगली जानवर कैसे हमको रात में देख लेते हैं? हमें नहीं दिखता, हम देखते हैं विजिबल लाइट से। और जंगल के जो जानवर होते हैं, शेर, चीता, सांप, तो वो देखते हैं इंफ्रारेड से। तो जैसे हम गए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो हम जो रेडिएशन एमिट कर रहे थे इंफ्रारेड का वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो हमें वो नहीं दिखा लेकिन उसको हम दिख गए। दिख ना जाना, क्योंकि दिख जाओगे तो दिखोगे नहीं, अभी तक दिखे नहीं होगे, दिख जाओगे तो दिखना बंद हो जाओगे। ओके, तो वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बॉडी ऑसिलेशंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या सारे कॉन्सेप्ट समझ में? रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट, राइट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। हमने कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज नहीं किया, क्योंकि अगर वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज करता तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंथी होने लगती, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिजल्ट लगाओ सीधे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सीधे आंसर आएगा, कुछ भी निकाल लो, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करता रहेगा। और ये प्रॉब्लम फ्रेम हो सकती है यहाँ पर, बेसिक जो चीजें थी वो मैंने बता दिया, कुछ भी पूछेगा इस डिस्कशन से उसका आंसर कर सकते हो, राइट। तो ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स अब डिस्कस होती रहेंगी। वी आर गोइंग इनसाइड फिजिक्स, अब गोता लगाना है, ठीक है।